Now I start a chapter that's name is Cell Biology, कोशिका संरचना एवं कार्य। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले सजीव या जीवाणु कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज का श्रेय इन्हें जाता है। मृत कोशिका को देखा था, हनीकॉम्ब को देखा था। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने, पर वह मृत कोशिका थी। और सबसे पहले सजीव कोशिका को किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। श्लाइडन व श्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया जो 1838 से 1839 में आया था। श्लाइडन थे जर्मन बॉटनिस्ट और श्वान थे जर्मन जूलॉजिस्ट। उसके बाद में रुडोल्फ विर्चोवा, इन्होंने 1855 में कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण किया। रुडोल्फ विर्चोवा, इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सभी जीव कोशिका व कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद में वायरस, वायरोइड्स एवं प्रियॉन्स आते हैं। इन सभी में कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में विकसित केंद्रक एब्सेंट होता है, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में विकसित केंद्रक उपस्थित होते हैं, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव्य के विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड या गैनोफोर कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक के भीतर उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए उपस्थित होता है तथा हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में एक से अधिक रेखित डीएनए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम एक्सेट्रा। यूकैरियोटिक सेल्स होती है जिनमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम उपस्थित होते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम उपस्थित होते हैं, 70-80 दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें सीलिया, फ्लैजेला, गमनांग उपस्थित होते हैं। संरचना में सरल प्रोटीन होते हैं, परंतु इनमें 9+2 सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स, इनमें सीलिया, फ्लैजेला, गमनांग उपस्थित होते हैं। संरचना जटिल प्रोटीन होती है, अर्थात इनमें 9+2 सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिका कंकाल, साइटोस्केलेटन अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में कोशिका कंकाल, साइटोस्केलेटन उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल अलैंगिक जनन व विभाजन, असूत्रीय विभाजन दर्शाता है। यूकैरियोटिक सेल्स अलैंगिक व लैंगिक जनन दोनों उपस्थित होते हैं व विभाजन असूत्रीय, समसूत्री व अर्धसूत्रीय विभाजन उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल में जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा होते हैं। ये सभी मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल में प्रोटिस्टा, कवक, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यह एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। उसके अंत में कोशिका द्रव्य व केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए तो इसमें कोशिका झिल्ली, केंद्रक व कोशिका द्रव्य मिलता है, जिसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के भीतर कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के भीतर कोशिका द्रव्य और उसमें केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिका भित्ति की बात करें तो इनमें सबसे पहले होता है आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। आर्कीबैक्टीरिया इन्हें स्यूडोम्यूरिन भी कहते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन नहीं पाया जाता है। आर्कीबैक्टीरिया ये सबसे प्राचीन जीवाणु होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में पॉलीसेकेराइड एवं ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होता है, जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। जीवाणु या यूबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है, इसीलिए इन्हें म्यूरिन कहते हैं। कोशिका आवरण, सेल एनवेलोप, यह संरचना केवल जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखी जाती है। सबसे बाहर परत ग्लाइकोकैलिक्स, उसके भीतर कोशिका भित्ति और उसके भीतर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ी होती है, उन्हें मेसोसोम्स बोलते हैं। कोशिका आवरण एक त्रिस्तरीय संरचना होती है जिनमें बाह्य ग्लाइकोकैलिक्स होता है, मध्य कोशिका भित्ति और भीतरी प्लाज्मा झिल्ली होती है। ग्लाइकोकैलिक्स
जीवाणु कोशिका की सबसे बाह्य परत होती है। ग्लाइकोकेलिक्स भी दो होती है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल यह परत संघनित पदार्थ से बनी होती है जो कोशिका से दृढ़ता से जुड़ी होती है, और स्लाइम लेयर यह परत ढीले कोशिकाओं से जुड़ी होती है। कैप्सूल के एग्जाम्पल होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस जीवाणु का कैप्सूल पॉलीसेकेराइड कैप्सूल से बना होता है, और बेसिलस एंथ्रेसिस पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल यह प्रोटीन के कैप्सूल से बना होता है। जीवाणु की कोशिका झिल्ली के रूपांतरण में दो होते हैं, एक तो मीजोजोम एवं एक क्रोमेटोफोर्स। मीजोजोम जीवाणु की कोशिका झिल्ली के घुमाव जो गोले या बेलनाकार रूप में पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है डीएनए प्रतिकृतिकरण एवं कोशिका विभाजन में कार्य करते हैं। एटीसी की श्वसन एंजाइम भी मीजोजोम पर उपस्थित होती है, एटीपी निर्माण में प्रयुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती होते हैं। क्रोमेटोफोर्स झिल्ली के रूपांतरण जिन पर वर्णक पाए जाते हैं, यह पर्पल बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की कोशिका भित्ति कवक की कोशिका भित्ति काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टोन्स, मैनोन्स, कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिकॉन ऑक्साइड से निर्मित होती है। पादपों की कोशिका भित्ति मध्य पट्टिका प्राथमिक भित्ति और द्वितीय भित्ति से निर्मित होती है। प्राथमिक भित्ति पतली परत होती है जो सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज से निर्मित होती है, एक्सपेंसिन प्रोटीन भी उपस्थित होता है। द्वितीय भित्ति होती है जो सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज लिग्निन के स्थूलन पाए जाते हैं, और मध्य पट्टिका मिडल लेमेला होती है जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से निर्मित होती है। प्राथमिक भित्ति में एक्सपेंसिन प्रोटीन होता है जो पादप कोशिका को फैलाता है। मध्य पट्टिका यह पादप कोशिकाओं के मध्य की सीमेंटेड परत होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से निर्मित होती है। फल पकने के दौरान यह परत घुल जाती है पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम के द्वारा। प्राथमिक भित्ति प्राइमरी सेल वॉल यह पतली परत है जो सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज एवं एक्सपेंसिन प्रोटीन से बनी होती है। यह प्रत्येक पादप कोशिका में पाई जाती है। यूनिवर्सल सार्वत्रिक परत होती है। सेल्यूलोज के रेशे क्रॉस लिंक्ड होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल द्वितीय कोशिका भित्ति यह प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर निर्मित होती है। यह मोटी परत जो सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज एवं लिग्निन के स्थूलन से निर्मित होती है। इनमें कुछ नोट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स विभजोतक में द्वितीय भित्ति नहीं पाई जाती है। जिन क्षेत्रों पर लिग्निन के स्थूलन नहीं पाए जाते हैं उन्हें पिट्स या गर्त कहते हैं। पदार्थ के स्थानांतरण में कार्य करते हैं। पिट्स के माध्यम से कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्य संयोजन प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली एक ऐसी कोशिकीय संरचना है जो प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट कोशिकाओं में समान होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना के निम्न मॉडल हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यह रॉबर्टसन ने दिया था। इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि कोशिका झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। सैंडविच मॉडल यह मॉडल डेनियल व डेवसन ने दिया था। इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली के बाहर प्रोटीन व बीच में वसा होती है। प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तरल मोज़ेक मॉडल यह मॉडल सिंगर व निकोलसन ने दिया था। यह मॉडल सबसे मान्य है, 1972 में दिया गया था यह मॉडल। कोशिका झिल्ली की संरचना की बात करें तो इनमें क्या होती है, वसा और प्रोटीन होते हैं। एक तो बाह्य परिधीय प्रोटीन होते हैं, एक आंतरिक प्रोटीन होते हैं। बाह्य परिधीय प्रोटीन होते हैं उनमें शर्करा समूह भी उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली लक्षण की बात करें, रासायनिक रूप से कोशिका झिल्ली वसा एवं प्रोटीन से निर्मित, थोड़ी मात्रा में शर्करा समूह भी उपस्थित होती है। एग्जाम्पल होता है आरबीएससी की प्लाज्मा झिल्ली में 52% प्रोटीन एवं 40% वसा होती है। सभी कोशिका झिल्ली में वसा एवं प्रोटीन का विषम प्रतिशत होता है। कोशिका झिल्ली के अध्ययन हेतु सबसे प्रयुक्त कोशिका आरबीएससी होती है। कोशिका झिल्ली के वसा द्विपरत के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कोशिका झिल्ली के वसा एम्फीफेटिक होते हैं, अर्थात उनमें ध्रुवीय एवं अध्रुवीय दोनों समूह पाए जाते हैं। ध्रुवीय सिरा सतह पर होता है और अध्रुवीय सिरा भीतर की ओर उपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली के वसा में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिनमें फॉस्फोलिपिड सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है और कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर होपेनोइड्स उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली के प्रोटीन कोशिका झिल्ली में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं पृथक्करण के आधार पर, बाह्य परिधीय प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। बाह्य परिधीय प्रोटीन जो आसानी से पृथक हो सकते हैं, एग्जाम्पल स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन जो भीतर धसे हुए हो और आसानी से पृथक न हो, एग्जाम्पल ग्लाइकोफोरिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन।
कोशिका झिल्ली में शर्करा समूह बहिकोशिकीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है ये कोशिका संयोजन एवं कोशिका की पहचान में कार्य करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली एक असीमित संरचना होती है। प्लाज्मा झिल्ली की द्रव्यता या तरलता। प्लाज्मा झिल्ली की तरलता में वृद्धि स्त्रावण एंडोसाइटोसिस एवं अंतरकोशिकीय जंक्शन के लिए आवश्यक होती है। वसीय अम्ल श्रृंखला की लंबाई व संतृप्त तरलता को नियमित करता है। तरलता व्युत्क्रमानुपाती होती है लंबाई के, तरलता समानुपाती होती है असंतृप्तता के। प्लाज्मा झिल्ली में वसा एवं प्रोटीन का गति, पार्श्व विसरण, लेटरल डिफ्यूजन। प्रोटीन व वसा झिल्ली के भीतर पार्श्व विसरण दर्शाते हैं। फ्लिप फ्लॉप गति केवल वसा दर्शाते हैं, प्रोटीन नहीं दर्शाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्यता दर्शाती है। विलायक के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट विलेय के लिए पारगम्य होती है। यह सरल विसरण, सुसाध्य विसरण, सक्रिय स्थानांतरण। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मकता पारगम्यता दर्शाती है। विलायक के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट विलेय के लिए पारगम्य होती है। सरल विसरण, सुसाध्य विसरण, सक्रिय स्थानांतरण। सरल विसरण अध्रुवीय विलेय आसानी से उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। सुसाध्य विसरण ध्रुवीय विलेय के लिए वाहक प्रोटीन के माध्यम से गति होती है तो वह सुसाध्य विसरण। सक्रिय स्थानांतरण होता है सांद्रता के विपरीत गति होती है। उसके बाद में आता है एंडोसाइटोसिस यानी अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में दो होते हैं, एक तो पाइनोसाइटोसिस, एक फेगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस सेल ड्रिंक होता है, तरल पदार्थ कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं तो इसे पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग होता है, ठोस पदार्थ कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं तो इन्हें फेगोसाइटोसिस कहते हैं। कोशिकांग का विभेदन झिल्ली के आधार पर होता है। द्विझिल्लीयुक्त कोशिकांग, एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। द्विझिल्लीयुक्त कोशिकांग की ट्रिक होती है मनपे। मनपे से आता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग की ट्रिक होती है एज लव में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का लाइसोसोम, वेसल्स, माइक्रोबॉडीज। वैक्यूल्स होती है, उसमें आता है रिक्तिका। माइक्रोबॉडीज यानी सूक्ष्मकाय होता है। उसके बाद में झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, उसकी ट्रिक होती है रीस सेन होए की। राइबोसोम, सेंट्रियोल्स यानी तारकेंद्र, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने वाले अब माइटोकॉन्ड्रिया यह द्विझिल्लीयुक्त कोशिकांग होता है। इसे जेम्स ग्रीन नामक डाई से विरंजित किया जाता है। यह सभी कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में यह वृत्ताकार डीएनए होता है, ये क्रिस्टाई होता है। सबसे पहले बाह्य झिल्ली, फिर आंतरिक झिल्ली होती है, फिर क्रिस्टाई होता है, F0 F1 कण होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है, 17 राइबोसोम होता है मैट्रिक्स में। आंतरिक झिल्ली के रूपांतरण को क्रिस्टाई कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए और 17 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित अतः इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं प्रोटीन निर्माण दर्शाते हैं। इस कारण इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल या कोशिका के भीतर कोशिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन विखंडन के द्वारा होता है। क्रिस्टाई पर अधिक संख्या में F1 F0 कण ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं जो एटीपी निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। F0 F1 कण यह माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका में सम्मिलित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य यह वायवीय शोषण के द्वारा एटीपी का उत्पादन करते हैं, इसीलिए इन्हें कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्रेब्स चक्र यह माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। ETC इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला यह माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर होती है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स यह द्विझिल्लीयुक्त कोशिकांग होता है। यह कोशिकांग केवल पादप कोशिका एवं यूग्लेनोइड्स में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में यह कोशिकांग नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड्स के भीतर वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए एवं 17 राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इस कारण यह भी प्रोटीन निर्माण दर्शाते हैं, इसीलिए इसे भी अर्धस्वायत्त कोशिकांग या कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं। पादपों में सभी प्लास्टिड्स की उत्पत्ति प्रोप्लास्टिड से होती है। पादपों में 3 प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ये निम्न है। प्रोप्लास्टिड्स प्रकाश की उपस्थिति में 3 प्लास्टिड बनाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। प्रोप्लास्टिड्स या प्रकाश की अनुपस्थिति में इटियोप्लास्ट बनाता है, जिनसे पादप पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें इटियोलेटेड लीव्स कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होता है, यह कलरलेस या रंगहीन प्लास्टिड होता है। इनमें वर्णक अनुपस्थित होता है। इनका कार्य ये भोजन संग्रहण में कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट में 3 होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलेयोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करता है, एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन का संग्रह करता है और इलेयोप्लास्ट ये वसा या तेल का संग्रह करता है। उसके बाद में आता है क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें हरा रंग नहीं होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं जो पत्तियों व फलों के रंग इनके कारण होते हैं। उदाहरण, टमाटर व लाल मिर्च का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट हरे ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल वर्णक प्रेजेंट होते हैं। इनका कार्य ये प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। 17 राइबोसोम इनमें होते हैं। 17 राइबोसोम स्टार्च के कण। ये ग्रेना होता है। ये स्ट्रोमल लेमेले होता है। ये स्ट्रोमा आंतरिक झिल्ली। पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रति कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स में समानता। प्रोकैरियोटिक सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड्स में समानताएं होती है कि इन तीनों में वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होता है जिनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। तीनों में 17 राइबोसोम उपस्थित होता है। तीनों में विखंडन द्वारा विभाजन होता है और तीनों में बाह्य झिल्ली पर पोरिन्स प्रोटीन उपस्थित होते हैं। अंतःसहजीवी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। अंतःझिल्ली तंत्र। इस तंत्र में उन सभी कोशिकांगों को सम्मिलित किया गया है जिनका कार्य एक दूसरे से संबंधित होता है। इसमें आते हैं एचलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, रिक्तिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की। यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। यह एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिनकी झिल्ली बाह्य केंद्रक झिल्ली के साथ जुड़ी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य होते हैं, यह कोशिका के यांत्रिक संयोग में कार्य करता है एवं अंतरकोशिकीय स्थानांतरण में कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनकी झिल्ली पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और इनका प्रमुख कार्य प्रोटीन निर्माण एवं स्त्रावण का होता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनकी झिल्ली पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। इनका कार्य ये वसा के उपापचय में कार्य करते हैं। ये स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण और थर्ड ये विषाक्त पदार्थ के अविषाक्तीकरण में कार्य करता है। इसमें एक प्रोटीन साइटोक्रोम P450 कार्य करता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ राइबोसोम आता है वहाँ कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है, उपापचय अर्थात निर्माण व अपघटन होता है। गोल्जी काय की खोज कैमेलो गोल्जी ने की थी। ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। गोल्जी काय सिस्टर्ने वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के स्टेक्स से निर्मित होता है। प्रत्येक स्टेक्स में 4 से 8 सिस्टर्ने पाए जाते हैं। कुछ पादपों में व प्रोटोजोआ में गोल्जी काय को डायसाइटोसोम्स कहा जाता है। डायसाइटोसोम्स अर्थात गोल्जी काय सुव्यवस्थित नहीं होता है। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, वहाँ होता है गोल्जी काय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे यहाँ गोल्जी काय होता है। गोल्जी काय के दो सिरे होते हैं, एक तो सिस फॉर्मिंग फेस यानी कॉन्वेक्स जो केंद्रक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है और दूसरा होता है ट्रांस, ये मैच्योरिंग सिरा कॉनकेव झिल्ली की तरफ होता है। गोल्जी काय में दो सिरे पाए जाते हैं, सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग यह केंद्र के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। दूसरा सिरा ट्रांस मैच्योरिंग सिरा कॉनकेव सिरा यह कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। गोल्जी काय को प्लूरोमॉर्फिक कोशिकांग कहते हैं क्योंकि यह कार्य के आधार पर अपनी संरचना में परिवर्तन करते हैं। गोल्जी काय के कार्य, इनका मुख्य कार्य स्त्रावण का होता है। ये वसा एवं प्रोटीन की पैकेजिंग में कार्य करते हैं। यह ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोज गैलेक्शन करते हैं। शुक्राणु में उपस्थित एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम का निर्माण करता है। पादपों के कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका पट्टी का निर्माण करता है। गोल्जी काय को कोशिका का मिडलमैन या ट्रैफिक रेगुलेटर भी कहते हैं। कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर झिल्ली होती है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुहा होती है, फिर वेसिकल्स, फिर गोल्जी काय का सिरा, फिर गोल्जी काय का ट्रांस सिरा और फिर अंतःकोशिकीय गंतव्य। गोल्जी काय का सिस व ट्रांस सिरा होता है तो यहाँ कोशिका का मिडलमैन या ट्रैफिक रेगुलेटर भी है। फिर अंतःकोशिकीय गंतव्य का स्त्रावण हो जाता है। लाइसोसोम ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसका निर्माण गोल्जी काय के वेसिकल्स से होता है। इसको याद करने की ट्रिक होती है गल यानी गोल्जी काय जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित होता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम में 40 से 50 प्रकार के जल अपघटनीय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोलाइसिस पाई जाती है। यह एंजाइम pH 5 पर सक्रिय होती है। सबसे पहले कोशिका होती है। कोशिका में वेसिकल्स होती है। वेसिकल्स प्राइमरी लाइसोसोम से जुड़ती है। उसके अंदर फेगोसोम बाह्य ठोस पदार्थ भोजन या रोगजनक होता है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम से जुड़ती है और सेकेंडरी लाइसोसोम फेगोलाइसोसोम क्रियाशील सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करती है
और फिर रेसिडुअल बॉडी टर्शरी का निर्माण हो जाता है। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल बहुआकारी की कोशिकांग होते हैं। लाइसोसोम फेगोसाइटिक सेल में अधिक संख्या में उपस्थित, फेगोसाइटिक सेल यानी भक्षण कोशिकाओं में अधिक संख्या में होते हैं लाइसोसोम। फेगोसाइटिक सेल्स होती है न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस। लाइसोसोम होते हैं 3 प्रकार के, हेट्रोफेगी यानी विषम भक्षण, ऑटोफेगी स्वभक्षण और ऑटोलाइसिस स्वलयन। सबसे पहले होता है विषम भक्षण। विषम भक्षण होते हैं फेगोसाइटोसिस, भोजन का या रोगजनक का भक्षण करते हैं। स्वभक्षण यानी पुराने या मृत कोशिकीय भागों को नष्ट करना, खुद के ही पुराने या मृत कोशिकीय भागों को नष्ट करना। इनके एग्जाम्पल होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का एक स्वभक्षण पुराने या मृत कोशिकीय भागों को नष्ट करना। इनके एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का एक्सेट्रा होता है। स्वलयन लाइसोसोम के लीक होने पर पूर्ण कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली सुसाइड डेथ भी कहा जाता है। वैक्यूल्स या रिक्तिका, वैक्यूल्स या एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। वैक्यूल्स की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में वैक्यूल्स 90% तक आयतन भाग ऑक्यूपाई कर सकता है। पादप वैक्यूल्स सेप वैक्यूल्स में मुख्यतः जल, स्रावी व संचित खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। वैक्यूल्स में जल में घुलनशील वर्णक एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है जो पुष्प के पेटल्स को रंग प्रदान करता है। टोनोप्लास्ट में विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं जो सक्रिय रूप से आयंस को कोशिका द्रव्य से रिक्तिका में स्थानांतरित करते हैं। वैक्यूल्स के प्रकार की बात करें तो वैक्यूल्स के निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले होते हैं फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिका जो अमीबा या पैरामीशियम में उपस्थित होती है। उसके बाद में होते हैं कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल्स यानी संकुचनशील रिक्तिका जो शुद्ध जल वाले प्रोटिस्टा जीवों में कार्य परासरण नियमन। उसके बाद में गैस वैक्यूल्स, गैस रिक्तिका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, उत्प्लावनता में कार्य करती है। उदाहरण नील हरित शैवाल, पर्पल बैक्टीरिया। राइबोसोम सभी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं आरबीसी को छोड़कर। उत्प्लावनता यानी कि पानी की सतह पर तैरने के लिए उत्प्लावनता प्रदान करना। उसके बाद में हम राइबोसोम्स की बात करें। राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। पैलेट वैज्ञानिक ने 1953 में राइबोसोम्स की खोज की थी। साइज इनका 15 से 20 नैनोमीटर होता है। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। स्तनधारियों के परिपक्व आरबीसी में केंद्रक एवं कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता है। राइबोसोम को कोशिकांग के भीतर कोशिकांग भी कहते हैं। रासायनिक रूप से राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन संकुल होते हैं। 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं 70 से 80 प्रकार के। इसमें एस होती है जो सेवेंतबर्ग इकाई या सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट अवसादन होती है, घनत्व दर्शाती है। 70 राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिका द्रव्य में होता है और 70 राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के भीतर होता है। 80 राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स के कोशिका द्रव्य में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। 70 राइबोसोम और 80 राइबोसोम। 70 राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं 50 30। 50 बड़ी उपिकाई होती है, 30 छोटी उपिकाई होती है। इनमें 23 आरआरएनए 50 होती है, उसमें 23 आरआरएनए, 5 आरआरएनए प्लस 31 प्रोटीन होते हैं। 30 होती है, उसमें 16 आरआरएनए और 21 प्रोटीन होते हैं। 70 राइबोसोम होती है जो इनमें 3 प्रकार के आरआरएनए होते हैं। और जो 80 होती है उसमें 60 बड़ी उपिकाई, 40 छोटी उपिकाई होती है। 60 में 28 आरआरएनए, 5.8 आरआरएनए और 5 आरआरएनए प्लस 45 प्रोटीन होते हैं। और 40 में 18 आरआरएनए और 33 प्रोटीन होते हैं। 80 राइबोसोम में टोटल 4 प्रकार के आरआरएनए होते हैं 28 आरआरएनए, 5.8 आरआरएनए, 5 आरआरएनए और 18 आरआरएनए। राइबोसोम की दोनों उपिकाइयों को स्थायी रखने में मैग्नीशियम आयन प्रयुक्त होता है। राइबोसोम के कार्य सबसे प्रमुख कार्य प्रोटीन निर्माण प्रोटीन निर्माण का होता है, इसीलिए इन्हें सेल इंजीनियर या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। पोलीसोम, पॉलीराइबोसोम या रेगोसोम। प्रोटीन निर्माण के दौरान कई राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ते हैं, इसे पोलीसोम कहा जाता है। डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। जो H2O2 होता है ना, उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं।
माइक्रोबॉडीज़ सूक्ष्मकाय सबसे छोटी एकल झिल्ली युक्त कोशिका माइक्रोबॉडीज़ होती है, जो 3 होती है, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम और स्फेरोसोम। पैरोक्सिसोम पादप एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोसिसोम रूपांतरित पैरोक्सिसोम केवल पादपों में प्रेजेंट होती है और स्फेरोसोम केवल पादपों में प्रेजेंट होती है। पैरोक्सिसोम जंतु कोशिकाओं में H2O2 का अपघटन करती है पैरोक्सीडेज एवं कैटालेज के द्वारा। पादप कोशिकाओं में वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीकरण पैरोक्सिसोम्स में होता है। उसके बाद में आता है ग्लाइकोसिसोम्स। ये रूपांतरित पैरोक्सिसोम्स है, अरंडी एवं ग्राउंडनट के बीजों में प्रेजेंट होती है। इनका कार्य ये वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है ग्लाइकोज गैलेट चक्र द्वारा। स्फेरोसोम पादपों में वसा उपापचय से संबंधित। साइटोस्केलेटन कोशिका कंकाल यह तंतुमय प्रोटीन या फिलामेंटस प्रोटीन का समूह जो कोशिका के आकार, गति एवं संयोजन में कार्य करता है। यह कोशिकीय कंकाल के यूकेरियोटिक सेल्स का लक्षण होता है। साइटोस्केलेटन की बात करें तो यह 3 होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएटेड फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट सूक्ष्म तंतुएं होती है, इनका व्यास 8 नैनोमीटर यानी 4 से 7 नैनोमीटर के मध्य होता है। एक्टिन माइक्रोफिलामेंट का व्यास होता है जो 8 नैनोमीटर 4 से 7 नैनोमीटर के मध्य। इंटरमीडिएटेड फिलामेंट का व्यास होता है 8 से 10 नैनोमीटर के मध्य और माइक्रोट्यूब्यूल्स का व्यास होता है जो 25 नैनोमीटर होता है। माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो एक्टिन प्रोटीन से निर्मित होती है और इनका कार्य अमीबॉइड गति, साइक्लोसिस कोशिका द्रव्य गति में होता है। और इंटरमीडिएटेड फिलामेंट होती है यह संयोजन एनकरेज कोशिका के संयोजन में कार्य करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है यह अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित होती है और इनका कार्य ये सीलिया, फ्लैजेला, तारक केंद्र, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर में उपस्थित होती है। सेंट्रियोल तारक केंद्र की बात करें, तारक केंद्र की बात करने वाले हैं। तारक केंद्र सूक्ष्म नलिकाओं के संगठन का केंद्र होता है। 2 तारक केंद्र एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर उपस्थित होते हैं तो इन्हें डिप्लोसोम कहा जाता है। तारक केंद्र झिल्ली रहित होता है। तारक केंद्र सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, उच्च पादपों में एब्सेंट होता है। 2 तारक केंद्र सम्मिलित होकर तारककाय बनाते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक तारककाय होती है। तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं की संरचना। तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं की संरचना ये कार्टविल स्ट्रक्चर होती है। 9+0 सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिनमें 9 परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं 3-3 के समूह में होती है और केंद्र में सूक्ष्म नलिका एब्सेंट होती है। तारक केंद्र के कार्य कोशिका विभाजन में कार्य बेसल बॉडी ब्लीफेरोप्लास्ट का निर्माण करती है। बेसल बॉडी इस बेसल बॉडी से ही सीलिया एवं फ्लैजेला की उत्पत्ति होती है। यूकेरियोटिक सेल में सीलिया, फ्लैजेला गमनांग होते हैं, रोम रूपी संरचनाएं जो कोशिका के बाहर की ओर उपस्थित होती है। सीलिया छोटी संरचना होती है, 5 से 20 माइक्रोमीटर संख्या में अधिक होती है और समन्वित तरीके से गति करती है और अधिक विकसित होती है। ये गति, संवेदी और फीडिंग में कार्य करती है। फ्लैजेला बड़ी संरचना होती है, 100 से 200 माइक्रोमीटर संख्या में भी कम होती है, स्वतंत्र रूप से गति करती है और केवल गति में कार्य करती है। सीलिया, फ्लैजेला यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सीलिया, फ्लैजेला की संरचना सरल होती है, अर्थात उनमें 9+2 सूक्ष्म नलिकाएं नहीं पाई जाती है। इनमें बेसल बॉडी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हुक होता है और तंतु फिलामेंट होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन। यूकेरियोटिक सेल्स में सीलिया, फ्लैजेला की संरचना में 9+2 सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिनमें 9 परिधीय होती है। 9 परिधीय होती है जो 2-2 की इकाइयों 2-2 के समूह में होती है और 2 केंद्र में सूक्ष्म नलिकाएं होती है। उसके बाद में परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं आपस में लिंकर्स के द्वारा जुड़ी होती है और केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं आपस में रेडियल स्पोक्स के द्वारा जुड़ी होती है। और यूकेरियोटिक सेल्स में जो सीलिया, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर होती है उसे एक्सोनिमा शेफ्ट कहते हैं। 9+2 परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं के पास विशिष्ट डाइनिन प्रोटीन पाया जाता है जो ऊर्जा गति में कार्य करता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक 3 होते हैं, एक तो केंद्रक एब्सेंट होता है स्तनधारियों के परिपक्व आरबीसी में, पादपों में, चालनी नलिकाओं में। 2 केंद्रक प्रेजेंट होता है पैरामीशियम में और बहुकेंद्रक की अवस्था मानव में कंकाल पेशियों में होती है, एस्केरिस में होती है, भ्रूणपोष नारियल पानी में होती है। बहुकेंद्रक की अवस्था 2 होती है, एक तो कोइनोसाइटिक अवस्था, एक सिंसाइटिक अवस्था।
कोइनोसाइटिक अवस्था में केंद्रक में स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होते हैं और बहुकेंद्रकीय अवस्था का निर्माण होते हैं। इनके एग्जाम्पल पादपों के भ्रूणपोष नारियल पानी में होता है। सिनसाइटिकम अवस्था होती है जिनमें बहुत सारे कोशिका द्रव्य संलयन होता है। एग्जाम्पल कंकाल पेशियों में। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक द्विझिल्ली युक्त संरचना होती है। इनमें सबसे पहले बाह्य झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली होती है। इनमें न्यूक्लियर पोर होता है। जो न्यूक्लियर पोर होता है उसके बाहर एन्यूलाई होती है। एन्यूलस जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से बनी होती है जो न्यूक्लियर पोर को आवृत करती है। न्यूक्लियर पोर के द्वारा आरएनए एवं प्रोटीन होता है जो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाता है। न्यूक्लियर पोर प्लस एन्यूलस दोनों मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। हेमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया शैवाल पर प्रयोग कर यह प्रमाणित किया कि केंद्रक ही कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, सेंटर है। केंद्रक झिल्ली पर कई सारे न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स को एन्यूलस आवृत रखता है। एन्यूलस और न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही आरएनए व प्रोटीन दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होते हैं। केंद्रक होता है उसके भीतर ही केंद्रिका, क्रोमेटिन और केंद्रक द्रव्य होते हैं। केंद्रक के भीतर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका एवं क्रोमेटिन के रेशे पाए जाते हैं। केंद्रिका न्यूक्लियोलस केंद्रिका की खोज फोंटेना ने की थी, नाम बौमन ने दिया। ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, अतः इनके पदार्थ कोशिका द्रव्य के सतत होते हैं। केंद्रिका को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। केंद्रिका आरएनए का निर्माण करता है, अतः केंद्रिका राइबोसोम के निर्माण में कार्य करता है, इसीलिए इसे राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। सक्रिय रूप से प्रोटीन निर्माण दर्शाने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या अधिक होती है क्योंकि राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं और केंद्रिका में राइबोसोम अधिक होते हैं। क्रोमेटिन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। उसके बाद में क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन एसिटोकॉर्मिन डाई के द्वारा अभिरंजित होता है। केंद्रक द्रव्य में धागे रूपी संरचना होती है। रासायनिक रूप से यह डीएनए, स्टोन प्रोटीन, गैर स्टोन प्रोटीन एवं आरएनए से बनी होती है। क्रोमेटिन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, उससे कम डीएनए, उससे कम आरएनए होता है। विभाजन के द्वारा क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर क्रोमोसोम में रूपांतरित होते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र की खोज स्ट्रैसबर्गर ने की थी, नाम वोल्डेयर ने दिया। क्रोमोसोम क्रोमेटिन का संघनित रूप है, रासायनिक रूप से क्रोमेटिन के समान ही होता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र, उसके चारों ओर काइनेटोकोर होता है, उसके ऊपर टीलोमर्स होते हैं 2 और द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र के नीचे सैटेलाइट होती है। टीलोमर्स की बात करें, टीलोमर्स गुणसूत्र के सिरे, इसमें ग्वानिन अधिक होता है, गुणसूत्र को एक दूसरे से चिपकने से रोकते हैं। सेंट्रोमियर प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ कर रखता है एवं उन्हें पृथक भी करता है। प्रत्येक गुणसूत्र में टीलोमर्स एवं सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं। द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र गुणसूत्र का वह भाग जो केंद्रिका से संबंधित होता है। इसे NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। यह क्षेत्र सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता है। मानव में द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र गुणसूत्र 13, 14, 15, 21, 22 में उपस्थित होता है। द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र के पश्चात वाले गुणसूत्रीय भाग को सैटेलाइट कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र जिनमें द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र पाया जाता है उन्हें सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र कुछ गुणसूत्र में ही उपस्थित होता है, नॉन सैटेलाइट अभिरंजित नहीं होता, स्थल फिक्स्ड रहती है। काइनेटोकोर ऐसे प्रोटीन डिस्क जो सेंट्रोमियर को घेरे रहती है, तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर इन्हीं काइनेटोकोर पर जुड़ते हैं। एक तो क्रोमोनिमा डीएनए के कुंडलित भाग जिनमें जीन्स उपस्थित होते हैं। क्रोमोमियर्स मणिकाएं वाले भाग, डीएनए प्लस प्रोटीन। गुणसूत्र के प्रकार, प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र की स्थिति गुणसूत्र में विविध होती है, अतः सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसे हम इज वेल से याद रखते हैं, यानी टीलोसेंट्रिक आई शेप का होता है गुणसूत्र, एक्रोसेंट्रिक में जे शेप का गुणसूत्र होता है, मेटासेंट्रिक में वी शेप का गुणसूत्र और सब मेटासेंट्रिक में एल शेप का गुणसूत्र होता है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर शीर्ष या सेंट्रोमियर टिप्स शीर्ष या सिरे पर उपस्थित होता है। शेप आई शेप होता है, एक ही भुजा होती है। मानव में टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र एब्सेंट होते हैं। इसके आगे 1-2 पेज और हैं जो हम बाद में करेंगे।